अबे ओए, मेरी गाड़ी से दूर हट। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी महंगी गाड़ी को टच करके खड़े होने की? अबे तू मर्सिडीज पे टेक लगा के खड़ा है, मेरी कार में स्क्रैच लग गया है, इसका खर्चा कौन देगा, तू या तेरा बाप? शेखर, तू यहाँ? हाय साक्षी। अरे बिटिया, कौन है ये फटीचर? तू इसको जानती है क्या? पापा, ये ना मेरे साथ स्कूल में पढ़ा करता था, दोस्त था मेरा। और बहुत टाइम बाद मिल रही हो, कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तेरे हालात मुझे कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं। अरे कैसा फटीचर सा हो गया है तू दिन पे दिन। क्यों, क्या दिक्कत है मेरे हालात में? एक बात बता तू मुझे, तू तो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता था ना, तेरे घर वालों के हालात भी बहुत अच्छे थे, फिर तेरी कैसे ये फटीचरों वाली हालत हो गई? एक बात बता बेटिया, मैंने तुझे इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाया, वहाँ इसके जैसा फटीचर भी पढ़ाई करने जाता था? नहीं नहीं पापा, गरीब नहीं है ये तो क्लास का टॉपर हुआ करता था और मुझे लगता था ये पढ़ लिख के बहुत कुछ कर लेगा, बहुत नाम कमाएगा, लेकिन ये पता नहीं इसने अपनी कैसी हालत बना ली है। देखो, इंसान चाहे कितना ही पैसा वाला क्यों ना हो, उसके अंदर सादगी तो होनी चाहिए। अब मैं सिंपल तरीके से रहता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, पैसा कमाया ही नहीं है बिल्कुल भी। मेरा मानना तो यह है कि इंसान को जितनी ज़रूरत है उतना ही खर्च करे, फिजूल खर्ची में पैसा बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, आपके पास अगर ज़्यादा पैसा है तो किसी की मदद कर दो, बदले में दुआएं मिलेंगी, और दुआओं से तो भला ही होता है। देख, ज्यादा ज्ञान मत दे मेरी बिटिया को, समझा? और तेरे पास पैसे ही नहीं है तो तू ऐश क्या करेगा? रहेगा तो भिखारी की तरह है ना। मेरी बिटिया के पास कैश है, ये मर्सिडीज पे चलती है, तेरे पास नहीं है तो तू फटीचर की तरह रेंगता है धरती पे, समझा? हाँ चलो ठीक है, मेरे जैसे भी हालात हैं, मैं अपने हालातों में खुश हूँ और अपनी आगे की ज़िंदगी भी ऐसे ही काट लूँगा। तुम बताओ साक्षी, तुमने इतनी महंगी कार ले ली? हाँ, खरीद ली मैंने मर्सिडीज। तुझे क्या लगा मैं तेरी तरह फटीचर मर जाऊंगी? मेहनत करी और खरीद ली मैंने इतनी महंगी गाड़ी। पर यार, तुम तो पढ़ने लिखने में भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं रखती थी, फिर तुम ऐसा कौन सा काम कर रही हो जो तुमने इतनी महंगी कार ले ली है? प्रॉपर्टी डीलर तो तूने सुना ही होगा ना, तो बस प्रॉपर्टी का ही बिजनेस है मेरा, अंधी कमाई है मेरी। यार, किसी भी काम में इतने कम टाइम में इतना ज्यादा पैसा कमाना आसान तो नहीं है, फिर तुमने इतना पैसा कैसे कमा लिया? सही कह रहा है तू, ईमानदारी से तो इतना पैसा नहीं कमाया जा सकता। चल मैं तुझे बताती हूँ कि मैंने इतना पैसा कैसे कमाया। जितनी भी इलीगल प्रॉपर्टीज होती है ना, जिनका कोई ओनर नहीं होता या जो कब्जाई भी होती है, उनको मैं कैसे भी करके खरीद लेती हूँ और फिर उन्हें सेल करके मुनाफा ही मुनाफा होता है मुझे। तो क्या फिर गवर्नमेंट कोई सवाल नहीं करती है तुम लोगों से? गवर्नमेंट तो सबसे ज्यादा बिकाऊ होती है, पैसा भरो और गवर्नमेंट अपनी जेब में। पर ये तो गलत है यार, ये 2 नंबर का काम है। जब तक चल रहा है तब तक ठीक है, बच रहे हो तुम, लेकिन पकड़े एक दिन जरूर जाओगे, क्योंकि गलत का नतीजा गलत ही होता है। और जिस दिन किसी ईमानदार ऑफिसर के हत्थे चढ़ गए ना तुम लोग, तुम्हारा वो हाल करेगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। ओए, तू डरा रहा है मेरी बेटी को? इसलिए मैं कहता था बेटा कि ऐसे छोटे लोग को अपना दोस्त नहीं बनाने का, लेकिन तू अपना दोस्त बना ली। देख, फालतू का ज्ञान दे रहा है ना। सुन, चल गाड़ी के सामने से हट, नहीं तो कुचल उचल दूंगा ना तो घर वाले तेरे को खोजते रह जाएंगे। हट। सही कह रहे हो पापा, और तू हट जा मेरी गाड़ी से दूर, वरना तुझ जैसे गरीबों को कुचलने में ना मैं समय नहीं लगाती, तो तेरी वजह से मुझे पुलिस वाले को 50,000 रुपए खिलाने पड़ जाएंगे। चल हट। चला। बैठो पापा। अरे बेटिया, तू छत में खड़ा होके हवा खा रही है, वहाँ डीएम साहब हमारा टोटल प्रॉपर्टी जब्त कर लिए हैं। क्या क्या बकवास कर रहे हो आप? अरे वो जो दलाल जिसको मैंने रख रखा है ठेके पे, उसने मुझे बताया है कि डीएम साहब ने सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली है। बेटा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रॉपर्टी अगर हमारे हाथ से निकल जाएगी तो मैंने जो करोड़ों रुपए एडवांस ले रखे हैं लोगों का, वो तो मेरा जीना हराम कर देंगे। अरे तो कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है पापा, पहले से चलती आ रही है ऐसी छोटी मोटी दिक्कतें। वो दलाल को बोलो पैसे ठूसेगा उनके मुंह में। अरे बेटिया, यही तो समस्या है। अगर पैसे लेके उसकी भूख खत्म हो जाती तब तो मैं उसके मुंह में पैसा ठूस देता, लेकिन वो इतना ईमानदार है कि पैसे की बात करते ही वो आग बगला हो जाता है, बोलता है कि जेल में कर दूंगा। आप इतनी टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा, मैं चल के बात करती हूँ। पता नहीं कौन आया है ऐसा जो पैसे लेके भी नहीं मान रहा। आप चलिए मेरे साथ। चल। अब शेखर तुम, इसका मतलब तो तुम ही डीएम हो? हाँ, मैं ही डीएम हूँ। यार देख, प्लीज तू ऐसा मत कर, मेरी करोड़ों की संपत्ति फंस जाएगी। शेखर बेटा, तुम तो मेरी बिटिया के दोस्त हो,
और ऐसे विपरीत समय में तुम्हें अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए। तुम तो बहुत ही नेक हृदय इंसान हो। देखो, छोटी मोटी बातों को हृदय से निकाल दो। तुम्हारे दरवाजे पे आए हैं मदद मांगने के लिए, मदद कर दो। कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा दोस्त? गरीब आदमियों को लूट कर उनकी प्रॉपर्टी को जबरन अपना बना रहे हो और कहते हो कि वो प्रॉपर्टी तुम्हारी है। उस दिन मैं वहां पे इंस्पेक्शन के लिए ही आया था और मेरी किस्मत तो देखो, तुम लोगों ने अपने मुंह से खुद उगल दी अपनी करतूत। उसके बाद क्या था, मैंने और सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए और आज देखो कार्रवाई हो गई है आप लोगों के खिलाफ। जिन जमीनों पर कार्रवाई हुई है उन पर तो स्टे लगेगा ही, साथ ही साथ जुर्माना भी देना पड़ेगा इसके अलावा, और साथ ही साथ जो प्रॉपर्टीज तुमने जबरन हथियाई हैं वो प्रॉपर्टीज सीज होंगी। तुम मेरे दोस्त होने के बावजूद कैसे कर सकते हो मेरे साथ ये सब? किस दोस्ती की बातें कर रही है तू? उस दिन मैं जब तुझसे मिला तो तूने मेरा मजाक बनाया और ये तेरे पापा अपनी बच्ची को अच्छे संस्कार देने की बजाय उल्टा तेरे को बिगाड़ रहे हैं। दोस्ती वो होती है जहां पर ना ऊंच नीच देखी जाती है, ना जात पात देखी जाती है, ना अमीरी गरीबी देखी जाती है। लेकिन तुम लोगों की आंखों पर एक ऐसा चश्मा है जो सिर्फ और सिर्फ अमीरी और गरीबी देखता है। तुम लोगों के लिए रिश्ते मायने नहीं रखते हैं। दोस्ती जैसा पवित्र रिश्ता जिसमें एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए अपनी जान तक को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है, उस रिश्ते को तुम लोग कलंकित करते हो। और आज जब आप लोगों के सामने मजबूरी आ गई है तो आप कहते हैं कि मैं आपका दोस्त हूं। सॉरी माय डियर, तुम कभी किसी की दोस्त नहीं हो सकती हो, क्योंकि जो दोस्त होते हैं ना उनके गुण ही अलग होते हैं और तुम्हारे अंदर गुण नहीं, अवगुण ही अवगुण है। एक डीएम होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं देश की सेवा करूं, आम जनमानस तक वो सुख सुविधाएं पहुंचाऊं जिनके वो असल में हकदार हैं। जिन गरीब लोगों से उनका हक छिनता है उनके हक को उन्हें दिलवाऊं। अगर मैं अपने कर्तव्य पथ से भटकता हूं तो गरीब आदमी का विश्वास किस पे रहेगा? गरीब परिवार से लड़का अगर आगे बढ़कर कोई आईएएस ऑफिसर या बड़ी रैंक पर पहुंचता है, उसके बाद अगर वही घोटाले करने लगे, वही करप्शन करने लगे, तो फिर आम जनता का भरोसा किस पे रहेगा? मैं लोगों का भरोसा हूं और लोगों का भरोसा मैं ऐसे टूटने नहीं दूंगा। इवन और लोगों को भी प्रेरित करूंगा कि अपने कर्तव्य से कभी भी भटके ना, क्योंकि जब एक अधिकारी अपने कर्तव्य से भटकता है तो उसका खामियाजा लाखों करोड़ों गरीब लोगों को भुगतना पड़ता है। और जब लाखों करोड़ों गरीब लोग उस खामियाजे को भुगतते हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिल से बद्दुआएं निकलती हैं और उन बद्दुआओं से तो बड़े से बड़े घर टूट जाते हैं। और मैं नहीं चाहता कि मेरा घर टूटे। माफी चाहूंगा, कोई मदद नहीं होगी, उल्टा सख्त कार्रवाई होगी। और तुम्हारे ऊपर तो इसलिए भी होगी क्योंकि जो घोटाले तुम लोगों ने किए हैं उससे बहुत लोगों की जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। बेटा ऐसा मत करो, हम बर्बाद हो जाएंगे। करोड़ों रुपया पब्लिक से एडवांस ले लिए हैं, वो जीना हराम कर देगा। कुछ तो दया करो बेटा। कैसे कर दूं मैं आप लोगों की मदद? मैं आप लोगों की मदद कभी नहीं करूंगा। उल्टा मैं तो आप लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा और कोशिश मेरी यही रहेगी कि आप दोनों जल्द से जल्द जेल जाएं। कर देना मदद यार, प्लीज ऐसे मत कर। देखिए, अब आप लोग यहाँ ज़्यादा मत रहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग यहाँ पर रहेंगे उतना अपने खिलाफ सबूत भी छोड़ते जाएंगे। आप लोगों की फाइलें खुलनी शुरू हो ही जाएंगी, क्योंकि आप लोगों के खिलाफ जो मुकदमे हैं वो दर्ज हो चुके हैं। अब आप लोगों की इज्जत तो रही नहीं और लोग देखेंगे कि आप लोग मेरे यहाँ पर आए हैं तो कहीं ना कहीं मेरे रुतबे, मेरी इज्जत को भी फ़र्क पहुँचेगा। और ये रुतबा, ये इज्जत मैंने बड़ी मेहनत से कमाई है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप जैसे लोगों की वजह से मेरी शान पर थोड़ा सा भी असर पड़े। निकलिए।